नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से नेपाल में जो हालत बनी हुई है और कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। तो हम थोड़ा बात करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल से हमारे बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं और बेटी रोटी का संबंध जिसको बोला जाता है वो भारत और नेपाल का रहा है। तो आज हमारे पड़ोसी देश में जो एक राजनीतिक क्राइसिस चल रहा है उसको आज समझने की ज़रूरत है। एक भारतीय होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ पे ये जो हो रहा है उसका क्या संभावित कारण है और उसका उपाय क्या है। अभी आपको पता है, देखो सर, तख्ता पलट हो गया है वहाँ पे। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताऊँ कि नेपाल का जो इतिहास रहा है, इधर इस साइड में मैं आपको थोड़ा बहुत समझाना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, नेपाल में 1768 में एक गोरखा राम साम्राज्य को इकट्ठा करके एक राज्य की स्थापना की गई और वहाँ पे राजशाही की स्थापना हुई। और ये जो राजशाही है ये 1768 से लेकर के और 1846 तक चलती रही दोस्तों। 1846 में ये पद जो था राजा का उसको परिवर्तित करके एक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। वो राजा ही और राजशाही रही, लेकिन उन्होंने 1951 तक प्रधानमंत्री के रूप में ही राजा ने काम किया। उसके बाद में आपको पता है दोस्तों, 1990 में वहाँ पर एक जन आंदोलन हुआ था। उस जन आंदोलन के बाद उन्होंने सीमित रूप से जो लोकतंत्र है उसको स्वीकार किया। हालांकि अभी भी जो सत्ता थी वो राजा के ही पास थी। आपको पता है 2008 में माओवादी जो एक मूवमेंट चलाया गया था, माओवादी क्रांति जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो है नेपाल के राजा को क्या कर दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया, पद से हटा दिया गया। और वहाँ पर क्या हुआ, पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई और एक नेपाल जो कि विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था उसको क्या बना दिया गया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दिया गया। तो ये थी अब तक की इनकी पूरी जर्नी। और अब हम पहुँचते पहुँचते कहाँ पे आ गए दोस्तों, 2025 में आ गए। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखो, जैसे ही 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई उसी के बाद से धीरे धीरे भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो नेपाल से बहुत ज़्यादा आने लगी। और आपको पता है कि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि अति सर्वत्र वर्जियेत। और अब इस समय जाकर के क्या हो गया था, नेपाल में भ्रष्टाचार की अति हो गई थी। तो हम कुछ न्यूज़पेपर्स की मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ जिन्होंने खबरों को प्रमुखता से छापा है, कल की खबर को। तो हम देखते हैं, ये देखिए, ये राजस्थान पत्रिका को क्रेडिट है इसका, न्यूज़ का। तो आपको पता है कि क्या क्या घटना हुई है, आप देखिए। प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आग लगा दी गई है, संसद में आग लगा दी गई है ना। वहाँ के जो नेता हैं, एक एक जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया और उनकी बाद में क्या हो गया, मृत्यु भी हो गई। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ के जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था और उन्होंने क्या किया, अति की। लेकिन इसके जवाब में जो किया गया, हम कह सकते हैं कि कुछ इसमें जो सारे सभी के सभी लोग जो है वो हिंसा नहीं चाहते थे। कुछ लोगों की वजह से जो हिंसा है इस लेवल पे पहुंची कि विश्व में आज तक कभी भी शायद ही ऐसी घटना हुई हो जैसी कल नेपाल में हुई थी। और ये एक लोकतंत्र के लिए, हम कह सकते हैं पूरे विश्व के लिए क्या है, एक ये ब्लैक डे है, काला दिन है, जहाँ पर कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। आपको पता है, आपने अभी इसी महीने से एक नाम सुनना शुरू किया होगा, जैन जी क्रांति है ये। इस जो पूरा जो घटनाक्रम है उसको जो नाम दिया गया है वो कौन सी क्रांति नाम दिया गया है दोस्तों, जैन जी क्रांति दिया गया है। इसके तहत परसों यानी कि 8 तारीख को, 8 सितंबर 2025 को बहुत सारे जो स्कूली छात्र थे उन्होंने रोड पर आकर के और मतलब प्रदर्शन किए। लेकिन कल जो है मामला पूरी तरह से पलट गया और हथियारबंद लोगों ने और
आगजनी की, इतनी सारी घटनाएं की जितने की शायद नेपाल के इतिहास में भी नहीं हुई होंगी। तो और मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दैनिक भास्कर ने भी यही छापा है कि फूंक दिया सिंहासन, यानी कि नेपाल में क्या हो गया दोस्तों, तख्ता पलट हो गया। जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, वो भी क्या हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो हाथ मतलब वहाँ से भाग गए हैं। पुलिस ने भी पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और अब जो है पूरी जो कमान है वो किसके हाथ में है, सेना के हाथ में है। तो एक बार फिर से एक देश क्या है, सेना के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएनओ के स्तर पर इस मामले में दखल अंदाजी होनी चाहिए और ये जो भी मामला है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत के बहुत सारे हित नेपाल से जुड़े हैं। दूसरी बात, भारत के बहुत सारे लोगों के जो रिश्ते हैं नेपाल में होते हैं, जैसे जो बॉर्डर एरिया है बिहार का, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के आपस में रिश्ते भी होते हैं, तो बहुत सारी रिश्तेदारी भी है भारत की वहाँ। तो हम भारत और नेपाल को अलग नहीं मानते। आप इसी से समझ लीजिए कि हमारी जो सेना है उसमें नेपाल के लोगों को सर्विस मिलती है और पूरी की पूरी एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट के नाम से। तो नेपाल भारत से बिल्कुल भी अलग नहीं है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम दृढ़ता के साथ में नेपाल के साथ में खड़े हुए हैं। लेकिन हिंसा को भारत ने और भारत के लोगों ने कभी भी समर्थन नहीं किया। तो हिंसा पूरी तरह से रुकनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से रुकनी चाहिए और आगे जो जो ऑप्शन अवेलेबल है उनके हिसाब से उनको रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। कुछ और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये एक व्यक्ति हैं जो अभी वहाँ बहुत फेमस है। ये एक गाने वगैरह गाते थे, हिप हॉप टाइप से गाने गाते थे और ये काठमांडू के 2022 से क्या है, मेयर हैं। क्या नाम है इनका? तो ये क्या है, सियासत में आने से पहले हिप हॉप वगैरह गाने गाया करते थे। बालेन शाह नाम है इनका। क्या नाम है? बालेन शाह। और इन्होंने भारत पे भी थोड़े दिन पहले कमेंट किया था, जब भारत में माता सीता को भारत की बेटी कहा था, तो इसके बाद पर भी इन्होंने क्या किया था, आपत्ति जताई थी। तो माना जा रहा है कि एक ये जो व्यक्ति हैं ये इस पूरे आंदोलन के पीछे हो सकते हैं। दूसरा क्या है, इन लोगों ने पहले जो आंदोलन शुरू किया था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन क्या हो गया, हिंसक हो गया। तो वो ही गलत हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है एक लोकतंत्र में, लेकिन हिंसक आंदोलन करना क्या होता है, जो मूल जो उद्देश्य होते हैं किसी भी इस प्रकार के मूवमेंट के, तो मूल उद्देश्य फिर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि ये डॉक्टर है, आँखों के डॉक्टर हैं, इन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। और इस चीज़ के पीछे एक जो चीज़ है, ये भी देखिए आपको, ये द हिंदू की न्यूज़ है। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तो इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। तो देखो, संभावित लोगों में इसमें पड़ोसी देश भी हो सकते हैं, चाइना का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम कर सकते हैं। एक इसके पीछे हो सकता है कि वहाँ पे जो 2008 में जो राजशाही का अंत हुआ, लगभग उन्होंने 250-300 साल तक राज किया और उनको एकदम से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो हो सकता है कि वो लोग भी चाहते हो कि दोबारा से वो लोग सत्ता में आए और एक बार फिर से नेपाल में राजशाही की स्थापना हो। ये हम एक संभावित कारण बता सकते हैं। वास्तविक कारण तो जब ये सारे बादल छट जाएंगे नेपाल के, तब हम देख पाएंगे कि वास्तविक कारण क्या थे। देखो, थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी कि एशिया में काम की तलाश में हर दिन 2000 से अधिक युवा क्या कर रहे हैं, देश छोड़ रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मूवमेंट है कि नेता का बच्चा गाड़ी में और गाड़ी पहुंची खाड़ी में, ये कल से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ये जो लाइन है। और इनका कहना है कि भाई जितने भी जो नेता थे और जो उनके बच्चे थे, उनको हमने जो उनकी वास्तविक जगह है वहाँ पर पहुँचा दिया है। हालांकि हिंसा, किसी भी तरीके से हम लोगों को हिंसा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत दिन से नेपाल में आवाज़ उठाई जा रही थी, स्टूडेंट्स के द्वारा भी आवाज़ उठाई जा रही थी, और अब वो चीज़ें जो थी वो अंतिम चरण में पहुंच गई थी। इस कारण से हमें इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। अब ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये मांग क्या कर रहे हैं, एक तो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो ओली सरकार है
उसको हटा करके नई सरकार का गठन किया जाए। तो आपको पता है कि मुख्य प्रधानमंत्री ओली ने ऑलरेडी कल इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वहाँ की जो संसदीय व्यवस्था ये कहती है कि जब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन जाता तो वहाँ की जो मंत्री परिषद है वही वहाँ की शासन व्यवस्था को संभालेगी, ऐसा उनका संविधान कहता है। तो एक उनकी ये मांग है। दूसरी उनकी मांग है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उनको गारंटी दी जाए, जिस प्रकार से भारत के संविधान में हमें अनुच्छेद 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, अनुच्छेद 19 के तहत और अनुच्छेद 21 के तहत, तो ये भी उसी प्रकार की आज़ादी चाहते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि राजनीतिक पद संभालने वालों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु तय हो। हालांकि इस प्रकार की मांग भारत में भी कई बार देखी गई है कि नेताओं की भी रिटायरमेंट की क्या होनी चाहिए दोस्तों, एज होनी चाहिए। तो इस तरह की ये मांगे वो रख रहे हैं। मांगे तो जायज़ है, लेकिन उनका जो मनवाने का जो तरीका है वो जायज़ नहीं है। एक और वहाँ पे दुखद घटना कल हुई। वहाँ पे क्या क्या, हमारे जो पवित्र एक मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध है और भारत से बहुत सारे लोग उसको देखने भी जाते हैं, वहाँ पर एक समूह ने क्या किया, वहाँ पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। हालांकि बाद में सेना ने हस्तक्षेप करके उनको ऐसा करने से रोक दिया। तो ये भी बड़ी दुख की खबर है। इसके अलावा देखिए कि देखो भ्रष्टाचार एक तो वहाँ सबसे मोटी समस्या थी। एक क्या है आम लोगों के प्रति उदासीनता। मतलब नेता किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, खुला मतलब वो मतलब फिजूल खर्ची कर रहे थे। उनके बच्चों के द्वारा उसी तरह की जीवन शैली, देखो विलासितापूर्ण जीवन शैली को अपना रखा था उन्होंने। तो इस टाइप से जो चीज़ें थी। और देखो आजकल जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आप अति नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आप पे किसी न किसी की नज़र बनी हुई है। तो ये सब अति के कारण इस तरह की चीज़ें हुई। और लास्ट में आपको पता है कि 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उन पे नेपाल सरकार ने क्या किया, रोक लगा दी। और वहीं से इस आंदोलन को क्या मिला, ट्रिगर मिला। और हालांकि कल उन्होंने सभी जो रोक लगाई थी वो वापस भी ले ली थी सरकार ने, लेकिन कल की घटना में जो कुछ लोगों की मतलब मृत्यु हो गई थी, 20 से 25 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हो गए थे, तो उसको जो उसके लिए खिलाफ जो रिटेलिएट किया गया उसमें ये कल वाली घटना हुई है। तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और भारत सरकार को भी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए नेपाल के साथ में, क्योंकि नेपाल जैसा पड़ोसी हम कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों यही उम्मीद है कि शायद ये जो समस्या है इसका जल्द ही अंत होगा और एक बार नेपाल में फिर से वैसी ही स्थिति बनेगी जैसी आज से कुछ हफ्तों पहले तक थी। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई वो आपको कुछ समझ में आई होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है। तो थैंक यू दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।